Welcome to Atreya Ayurved Sambhasha, where we explore the ancient science of healing. हेलो गाइस, वेलकम टू अत्रेय आयुर्वेद संभाषा। आज की संभाषा में हम बात करने जा रहे हैं राज्यक्षमा के बारे में, जो कि काय चिकित्सा, चरक और रोग निदान का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम इसमें कवर करेंगे इसकी परिभाषा, निदान, संप्राप्ति एवं इसकी चिकित्सा। सर्वप्रथम है इसकी परिभाषा, जो कि है राज्यक्षमा वह स्थिति है जिसमें शरीर की धातुओं का क्षय हो जाता है। इसे रोगों का राजा कहा जाता है क्योंकि ये अत्यंत बलवान होता है। ऐतिहासिक रूप से यह रोग सर्वप्रथम चंद्रमा को हुआ था, इसलिए इसे राज्यक्षमा कहा जाता है। इसे शोष और क्षय भी कहा जाता है। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो चंद्रमा है उसकी 28 पत्नियां हैं, लेकिन उन्हें सबसे प्रिय है वो है रोहिणी। जो रोहिणी है वो चंद्रमा को अत्यधिक प्रिय है, जो कि बेटी है दक्ष प्रजापति की बेटी हैं। ठीक है, तो उनका विवाह चंद्रमा से हुआ था, जो चंद्रमा की सबसे प्यारी मतलब प्रिय पत्नी है। जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उस टाइम क्या होता है, काम की आसक्ति सर्वश्रेष्ठ होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा होती है। और इस समय मैथुन या फिर धातुओं का क्षय करने से राज्यक्षमा रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा हमारे वेदों से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, तो आप इसमें परिभाषा में इसको लिख सकते हैं। और अब इसके आते हैं रोग के कारण यानी कि निदान पर, जो कि 4 प्रकार के होते हैं और आपको एज इट इज ऐसे ही लिखने हैं, जो कि है साहसजन्य, वेग अवरोधक जन्य, वेग रोधक जन्य, क्षय और विषमाशनजन्य। ठीक है, साहस का मतलब होता है शक्ति से अधिक अधिक शारीरिक कार्य करने से, और वेग अवरोध का मतलब होता है वेग रोधक से शरीर में वेगों को रोकना, जैसे कि छींक और मलमूत्र। क्षय होता है अत्यधिक शोक, चिंता या उपवास के कारण या फिर धातुओं का क्षय करने से। विषमासन होता है अनियमित और विरुद्ध आहार के सेवन करने से। इसके सामान्य लक्षण क्या है, अभिसंताप और पार्श्वशूल, हाथ और पैरों में दाह, संपूर्ण शरीर में ज्वर होने लगता है। ये इसके सामान्य लक्षण हैं। अब इसकी संप्राप्ति पर आते हैं, जो कि है रोगों की उत्पत्ति कैसे होती है। सर्वप्रथम होती है अग्निमांद, फिर क्या होता है, स्रोतों में अवरोध हो जाता है और धातुओं का क्षय होने लगता है। सबसे ज़्यादा इसका कारण है शुक्र क्षय और ओज के क्षय के कारण। ठीक है, मुख्यतः रस धातु का वहन रोकने से शरीर के अन्य अंगों का पोषण नहीं हो पाता है। ठीक है, संप्राप्ति घटक है, दोष है त्रिदोष, दूष्य है सप्त धातु, और अग्नि है जठराग्नि और धातुआग्नि मंद होना। स्रोतस है इसमें प्राणवह स्रोतस, रसवह स्रोतस और अन्नवह स्रोतस। देखिए, इसमें ना यक्षमा के 3 प्रकार के भेद होते हैं, जो कि है त्रिरूप, षडरूप और एकादश रूप। तो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं यक्षमा के त्रिरूप, जो कि है क्षय, शोष और योगराज। यानी कि क्षय का मतलब होता है धातुओं का क्षय, बल व ओज की कमी होना। शोष होता है शरीर को सूखना, कृशता और रूखापन आना। रोगराज है सभी लक्षणों का प्रकट होना, यानी कि रोगों का राजा। नेक्स्ट है यक्षमा के 4 कारण कौन कौन से हैं। आयथाभल आरंभ, यानी कि अपनी शारीरिक शक्ति से अधिक कार्य करना। वेगरोध, यानी कि वेगों को रोकना। धातु क्षय मतलब होता है धातुओं का क्षय होना। विषमाशन का मतलब होता है विषम भोजन करना। नेक्स्ट है इसमें यक्षमा के पर्याय कौन कौन से हैं। राज्यक्षमा, जो कि है रोगों का राजा। फिर होता है क्षय, यानी कि शरीर का नाश इसमें होने लगता है। शोष का मतलब होता है सूखना। रोगराट का मतलब होता है रोगों का स्वामी। और यक्षमा का मतलब होता है यक्ष द्वारा उत्पन्न होना। षडरूप, जो कि 6 प्रकार के मुख्य रूप होते हैं, मुख्य लक्षण हैं, कौन कौन से हैं। कास, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वर भेद, अतिसार और अरुचि। नेक्स्ट है इसके एकादश रूप, जो कि 11 प्रकार के प्रमुख लक्षण होते हैं। कास, स्वर भेद, अरुचि, शिरशूल, वर्चोभेद, है ना, और कफ प्रसेक, ज्वर और रक्तस्थीवन, पार्श्वशूल, श्वास और अभिसंताप।
ठीक है, अब आते हैं यक्षमा की चिकित्सा पर, जो कि विशिष्ट योग कौन कौन से हैं। पंचमूल घृत, यक्षमानाशक लेह, दुरालभाद्य घृत, जीवंत्यादि घृत और बलादि क्षीर। ये आचार्य चरक के अनुसार है ये सारा, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चिकित्सा सूत्र क्या है। तत्र साध्यस्य बलिनो बहुदोषस्य वाजिनाम शोधनम मृदु कर्तव्यम रक्त मांस बल प्रदानम, जो कि आचार्य चरक के अनुसार है। इसका सिद्धांत क्या है। रोगी को बल बचाए रखना, रोगी का जो बल है उसको बचाए रखना महत्वपूर्ण है। मृदु शोधन कराना चाहिए और ब्रहण या पोषण कराना चाहिए, और मुख्य चिकित्सा का आधार है। अब इसके प्रमुख योग और प्रमुख औषधियाँ क्या हैं। शास्त्रीय योग है च्यवनप्राश, अवलेह, द्राक्षासव, दशमूलारिष्ट, शीतोपलादि चूर्ण, तालिसादि चूर्ण, वसंत मालती चूर्ण, और महत्वपूर्ण इसमें जड़ी बूटियां कौन कौन सी। अश्वगंधा, यष्टि मधु, शतावरी और गिलोय और स्वर्ण मालती भस्म। यक्षमा में दैव विपाश्रय चिकित्सा की जाती है, क्योंकि ये जो रोग है वो पूर्व जन्म में किए गए पापों के कारण भी उत्पन्न होता है, इसीलिए इसमें दैव विपाश्रय चिकित्सा करने का विधान है। तो दैव विपाश्रय चिकित्सा क्या है। मंत्रोच्चारण, औषधि धारण, मंगल कार्य कराना, बलि, उपहार, होम और नियम का पालन करना, प्रायश्चित करना, उपवास करना, स्वस्थिति वाचन, प्रणिपात और तीर्थ यात्रा करना। ठीक है, अब इसमें पथ्य क्या है। पुराना चावल, गेहूं, मूंग दाल, बकरी का दूध, घी, शहद, अंगूर और अनार का सेवन लाभकारी होता है। अपत्य है इसमें अधिक व्यायाम करना, सूखे शाक और सब्जी खाना, तीखे और कड़वे भोजन खाना, चिंता और क्रोध से बचना चाहिए। और अन्य इसमें पथ्य और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको एग्जाम में थोड़ा बड़ा करके लिखना है तो आप उसमें लिख सकते हैं मूली, ठीक है, और कुल्थी और विधि पूर्वक बनाए हुए यूश, ठीक है, उसके साथ लेना है जौ, गेहूं या चावल या का भस्य बनाकर रोगी की रुचि के अनुसार उसको भोजन का पान कराना चाहिए। ठीक है, और उसके पान की व्यवस्था हम बताते हैं कैसे होती है। यदि यक्षमा का रोगी मद पीना चाहता है तो वरुणी नामक मद का प्रसाद करा सकते हैं उसे, और ऊपर का स्वच्छ भाग जो होता है किसका, वरुणी नामक मध्य का, तो वो पान करा सकते हैं उसको। ठीक है, यक्षमा में जो स्वेदन कराया जाता है वो कैसा होता है, क्रशरा और उड़द की दाल का कराना चाहिए, कुल्थी से कराना चाहिए, यव से कराना चाहिए और पयास से और शंकर स्वेद कराना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इसकी चिकित्सा में जो ये दे रखी है चिकित्सा सूत्र में, इसमें आप ऐड कर सकते हैं यक्षमा में छतछीण की चिकित्सा भी की जाती है, क्योंकि राजक्षमा जो है वो आगे जाकर छतछीण का रूप ले लेती है। ठीक है, तो उसमें छतछीण की चिकित्सा कराई जानी चाहिए। जिन पथ्यों का विधान बताया जाएगा उन सभी पथ्यों का सेवन से जो बल होता है वो बढ़ने लगता है धीरे धीरे, इसीलिए राजक्षमा में छतछीण की चिकित्सा भी करना उचित बताया गया है। किसके द्वारा, आचार्य चरक के द्वारा। ठीक है, देखिए राजक्षमा के भेद हमने देखे थे, जो कि थे साहसजन्य, वेगरोधजन्य, क्षयजन्य और विश्वासनजन्य। तो इसमें कैसे पता लगेगा कि साहसजन्य में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो सिरशूल, कंठोध्वंस होता है, कास होती है, स्वर भेद, अरोचक, पार्श्वशूल, अतिसार, जृंभा, ज्वर, उर्शूल, रक्त मिश्रित कफ का निष्कासन होना। ठीक है, वेग विधारण में क्या होता है कि सिरशूल होता है और अंसाव मर्द होता है। अंसाव मर्द का मतलब क्या होता है, एक तरफ के हिस्से में दर्द होना, और कास होती है साहसिक, बिल्कुल उसी के जैसा। ठीक है, और अरोचक, पार्श्वशूल, अतिसार, अंगमर्द, ज्वर, प्रतिश्याय और वमन। क्षयज में बिल्कुल उसी के जैसा, सिरशूल, अभिसंताप, कास और स्वरक्षय, अरोचक, पार्श्वशूल, अतिसार, अंगमर्द, ज्वर, प्रतिश्याय
और इसमें वमन था, जिसमें किसमें वेग विधारण जन में, उसमें उसकी जगह हो जाएगा श्वास। अब हो जाएगा विषमासन जन में क्या है, सिरशूल, संताप, कास, स्वरभेद, अरोचक, पार्श्वशूल और रक्त अतिसार जिसमें दिया था, किसमें साहसिक में, वेग विधारज में और क्षयज में, उसकी जगह हो जाएगा रक्त का वहन होना। ठीक है, और प्रसेक, और क्या होना, ज्वर। तो ज्वर तो चारों में ही हो रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और क्या, प्रतिश्याय होगा और वमन होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें 5 चीजें हैं, वो चारों में कॉमन है, जैसे कि स्वरभेद स्वरभेद स्वरभेद, अरोचक अरोचक अरोचक, पार्श्वशूल 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 पार्श्वशूल, और अतिसार जो है वो 3 में है, किसमें, साहसिक में, वेग विधारण में और क्षयज में। लेकिन विषमासन में क्या है, रक्त का वहन है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, रक्त वमन है, तो आप ध्यान रखिएगा। और सिरशूल 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 भी चारों में सेम है, तो उसको आप ध्यान रखिए और इसमें आप लिख सकते हैं ये चीज। ठीक है, अब मैं इसका चिकित्सा सूत्र आपको बता चुकी हूं। देखिए, इसमें पंचकर्म करा सकते हैं, जो कि है परिषेक स्वेद, नाड़ी स्वेद और उपनाह स्वेद। ठीक है, और यक्षमा में अनुलेपन करने का भी विधान है, जिसमें सौंफ, मुलैठी, कूड़, तगर, रक्तचंदन, इनके द्वारा क्या करा सकते हैं अपन, अनुलेपन का आलेपन करा सकते हैं। ठीक है, और यक्षमा में वमन विरेचन का भी विधान है, तो वो पंचकर्म में वो भी करा सकते हैं। और अपरनस्य का प्रयोग कर सकते हैं, घृतपान दे सकते हैं। ठीक है, घृतपान किस भोजन के बाद जो है, भोजन के बाद अधिक मात्रा में कुछ दिन तक लगातार घृतपान का सेवन करा सकते हैं, जिससे सिरशूल और पार्श्वशूल और अंशशूल जो है, कास श्वास पार्श्वशूल अंशशूल, और इसको क्या करना है, लगातार कई अधिक दिन तक घृतपान कराना है, जिससे कि ये सारे जो रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। पार्श्वशूल, अंशशूल, कास, श्वास, ये नष्ट हो जाएंगे। और जो राजक्षमा का मेन रोगाधिकार है वो है शीतोपलादि चूर्ण, और इसके घटक द्रव्य है मिश्री, वंशलोचन और पीपर की बड़ी। ठीक है, दालचीनी, इन 5 द्रव्यों से बनता है शीतोपलादि चूर्ण। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।